हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में, जिसे शॉर्ट में आरटीआई एक्ट 2005 बोला जाता है। सूचना का अधिकार। यहाँ पर एक आर्टिकल भी है जो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने एक आर्टिकल दिया है। इसमें बोला गया है कि आरटीआई अधिनियम की जो प्रभावशीलता है उसमें थोड़ी खतरा चल रहा है। प्रॉपर तरीके से जिस तरह से इंप्लीमेंट होना चाहिए उस तरह से प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होता है ना। इसके कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिसको आपको जानना चाहिए, वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए प्रयास करेगा कि इस डिस्कशन को लास्ट तक आप देखिए। नाउ यहां पर आप देखेंगे आरटीआई एक्ट की यदि इंप्लीमेंटेशन की यदि हम बात करें, आरटीआई एक्ट की यदि हम बात करें, तो आरटीआई एक्ट ने काफी सारे चेंजेस लाए हैं। बिकॉज ग्राउंड लेवल पे जो इंप्लीमेंट हुआ है उसमें बहुत सारी चीजों को के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे यदि हम बात करें किसी पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन की बात करें या कोई स्कीम यदि आती है, यदि मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, मान लीजिए गांव में हैंडपंप बनना है। अब हैंडपंप कई बार ऐसा होता है कि हैंडपंप डॉक्यूमेंट में तो बन गया है लेकिन ग्राउंड पे नहीं बन पाता है। अब सपोज करिए आप गांव में रहते हैं, आपने आरटीआई लगाया, आपने बोला कि हमारी पंचायत में पैसे कहाँ कहाँ खर्च हुए हैं इसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। जब आपने चेक किया तो उसमें देखा कि यहां पर हमारे पड़ोस में तो हैंडपंप बनना है लेकिन यहां पे ग्राउंड पे बना नहीं है। एंड देन आफ्टर यू विल आस्क द क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस पूछेंगे। और इंफॉर्मेशन इज पावर। इंफॉर्मेशन इज पावर। आपके पास इंफॉर्मेशन है मतलब आप शक्तिशाली हैं। इसलिए कहते हैं कि यहां पर जो एम्पावरमेंट है आम लोगों का, हमारे देश के सिटीजन्स का, उसके लिए आरटीआई एक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और कई बार हमने देखा भी कि बहुत सारे जो अधिकारी हैं उनके जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको इसके माध्यम से उजागर किया जाता है। बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके जो करप्शन है उसको उजागर किया। टू जी स्पेक्ट्रम स्कैम की बात करें, दैट्स द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। कोलगेट स्कैम था, कॉमनवेल्थ स्कैम, बहुत सारे ऐसे स्कैम्स जो हैं आरटीआई एक्ट के माध्यम से उजागर भी हुए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे यदि आप बात करें, यदि आरटीआई एक्ट को यदि प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो हमारे देश के जो नागरिक हैं वो और भी इंपावर होते हैं। दैट्स गुड थिंग। कई बार यहां पर लेकिन मामले लगते हैं, एलिगेशंस लगते हैं अथॉरिटीज के द्वारा कि यहां पर आरटीआई जो एक्टिविस्ट होते हैं वो अननेसेसरी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मांगने लग जाते हैं। इसी कारण पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो यहां पर देखा तो इस तरह से एलिगेशंस लगते हैं, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी जिस तरह से सपोर्ट करना चाहिए उस तरह सपोर्ट नहीं करती। क्योंकि यदि इस आर्टिकल में आप देखेंगे, ये एक आर्टिकल है जो एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है यशोवर्धन आजाद, जो कि खुद भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं। इन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है, इफिकेसी ऑफ आरटीआई एक्ट इज थ्रेटेंड बाय ओपेसिटी, अपोजिशन फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी एंड लॉ मेकर्स। जिस तरह से लॉ मेकर्स और ब्यूरोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहिए उससे सपोर्ट नहीं करते। क्योंकि यदि हम ग्राउंड लेवल पे यदि हम देखें, यदि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वन, कि हमारे यहाँ जैसे अभी हमने एक केस देखा, यहाँ पर कुछ जगहों में मैंने अभी विजिट किया है, इस समय बहुत सारी जगहों में विजिट करना होता है मुझे। तो यहाँ पर मैंने देखा कि नालियां बन रही थी, बिल्कुल फ्रेश नालियां बन रही हैं, जबकि वहां पे कुछ ही साल पहले नालियां ऑलरेडी बनाई गई थी। मतलब वहां पे नालियां, एक नगर परिषद है वहां पे नालियां ऑलरेडी बनी हुई हैं लेकिन वहां पर नई नालियां बनाई जा रही हैं। इसलिए उनका कहना यह है कि नई नई ये नालियां जो है ज्यादा बेहतर हैं, समथिंग लाइक दैट, दे सी रीजंस। और कमाल की बात, उसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। बट ऑब्वियस सी बात है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, बहुत सारे करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। यदि हम क्वेश्चन पूछें कि यदि वो पैसे जो हैं, चूंकि यदि नालियां ऑलरेडी वहां पर अच्छी क्वालिटी की नालियां ऑलरेडी बनी हुई हैं तो अलग से नालियां बनाने की क्या आवश्यकता है। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बिजनेसमैन है, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और उससे मुनाफा होता है। बाद में वो कॉन्ट्रैक्टर जब पैसे कमाते हैं तो बाद में जो रूलिंग पार्टी होती है उसको भी कहीं ना कहीं फंडिंग करते हैं चंदा के रूप में। पार्टियों को चंदा दिया जाता है, फंडिंग की जाती है, नो दैट। तो कहीं ना कहीं यहां पर रूलिंग पार्टी का भी बेनिफिट होता है। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि उस पैसों का यदि इस्तेमाल किया जाए वहीं पर कॉलेज बनाने के लिए, जैसे यहां पर यदि हम इस जगह नगर परिषद की बात करें, बहुत सारे नगर परिषद हैं वहां पर कॉलेज ही नहीं है, कोई प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं है। यदि बच्चों को पढ़ना है कॉलेज में, स्कूल से यदि कॉलेज, स्कूल से निकल के यदि कॉलेज में जाना है तो उन्हें 35-40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। देन आफ्टर दे कैन गो टू द कॉलेज। और कमाल की बात है, यहां पर करोड़ों रुपए नाली बनाने में लगा दिया गया। यदि ये पैसे कॉलेज बनाने में लगाए जाते तो शायद यहां का ये डेवलपमेंट होता कि यहां पे बच्चे एजुकेटेड होते। लेकिन कमाल की बात है, एजुकेशन आएगा तो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी पैदा होगी, लोग क्वेश्चन पूछेंगे एंड दैट इज गोना बी कॉम्प्लिकेटेड। तो कहीं ना कहीं यहां पर देखा जाए तो आरटीआई एक्ट के माध्यम से क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि यदि यहां पर नाली ऑलरेडी बनी हुई है तो आपने नई नाली क्यों बनवाया, व्हाई।
तो यहां पर देखा जाए तो अथॉरिटीज जो है उस पर क्वेश्चन लगता है कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हैं, व्हाई यू डूइंग इट, यदि आपने किया है तो कितना किया है, इसमें कितने पैसे खर्च हुए। तो यहां पर ये आर्टिकल है यशोवर्धन आजाद साहब का, जिसमें कुछ चीजों को उजागर किया गया है। इसमें आप देखेंगे कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव का एक आर्टिकल है, इसमें इनिशिएटिव नहीं बल्कि इस इनिशिएटिव का आर्टिकल नहीं बल्कि इसकी रिपोर्ट है, उसके हिसाब से बोला गया कि भारत में 99 आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या हो चुकी है, 180 असॉल्टेड हैं, 187 जो है जिनको थ्रेटन किया गया सिंस 2006। बहुत छोटा डेटा है, हालांकि हमें लगता है कि बहुत बड़ा नंबर होगा, बट दैट इज द स्मॉल नंबर गिवन ओवर हियर। लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी बाधा जो है वो कौन बनते हैं, कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, दे आर नॉट फीलिंग दैट रिस्पॉन्सिबल। जैसे अभी इस समय सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है इलेक्शन कमीशन को लेकर, और वहां पर ये मामला था, अभी हाल ही की रिपोर्ट है, अभी कल का जो डिस्कशन है उसमें देखा गया था, बोला गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा बोला गया, इलेक्शन कमीशन के लॉयर के द्वारा बोला गया जो कि अटॉर्नी जनरल थे, अटॉर्नी जनरल हैं एज ऑफ नाउ, तो उन्होंने बोला कि जो वोटिंग राइट है दैट इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। वोटिंग राइट एक मैरली एक स्टैट्यूटरी राइट है। हालांकि हमारे आर्टिकल कुछ और बोलते हैं, यहां पर जो हमारे जोसेफ हैं, जस्टिस जोसेफ हैं, उन्होंने उसमें क्वेश्चन क्रिएट किया कि दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये आपके संविधान में प्रॉपर तरीके से मेंशन है। हालांकि ये मैटर ऑलरेडी डिस्कशन में है, उसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते, लेकिन यहां पर जो लॉ मेकर्स हैं, चूंकि वोटिंग राइट सबसे महत्वपूर्ण राइट है, उसको अभी तक तो प्रॉपर तरीके से फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट इन इंडिया। ये एक सिटीजन को वोट डालने का अधिकार प्रदान करते हैं, तो कहीं ना कहीं दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। एनीवे, हम ज्यादा उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं, दैट्स डिफरेंट टॉपिक, लेकिन कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है वो यहाँ पे क्वेश्चनेबल हो जाता है। एनीवे, बहुत सारी रिपोर्ट्स और जारी की गई जिसमें मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्टर्स की हत्या की गई, इसका मामला है इवली, जिसमें देखा जाए तो बोला गया है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के खिलाफ में बहुत सारी आरटीए डाला गया था एंड दैट्स व्हाई ही वाज किल्ड। हालांकि पुलिस की रिपोर्ट ने कुछ और ही बताया, लेकिन द थिंग इज दैट कि आरटीए जो इंक्वायरीज अब की जाती हैं तो वहां पर कई लोगों की लाइफ भी थ्रेटन हो जाती है। 2021 की रिपोर्ट की बात करें, एज ऑफ नाउ 2.56 लाख अपील जो है, इतने सारे केसेस जो है पेंडिंग में है, जिसके बीच में केवल 26 इंफॉर्मेशन कमीशन हैं जो इसको सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। यदि हम देखें ये मामला लगभग यदि प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व होने लग जाए तो 8 साल लग जाएंगे, 8 साल और 8 महीने लग जाएंगे, सॉरी 6 साल और 8 महीने लग जाएंगे इस चीज को प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व होने में। तो सच काइंड ऑफ कंसर्न्स आर देयर। एनीवे, कंसर्न्स को हम साइड में रखते हैं, डिस्कस करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है क्या चीज। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सन 2005 में इसका फॉर्मेशन किया गया राइट इंफॉर्मेशन एक्ट के माध्यम से। इसमें मेंबर की बात करें, मैक्सिमम 10 मेंबर हो सकते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अलावा, तो सीआईसी एक होंगे, उनके अलावा यहां पर 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर मैक्सिमम हो सकते हैं। अपॉइंटमेंट का राष्ट्रपति द्वारा होता है, रिकमेंडेशन कौन करता है, कमेटी होती है सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी में कौन होते हैं, पीएम चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी लोकसभा की, ये यहां पर एज ए मेंबर होते हैं। इसके अलावा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को प्रधानमंत्री साहब नॉमिनेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 3 मेंबर कमेटी होती है जो रिकमेंड करती है कि किसको इंफॉर्मेशन कमीशन या चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन बनाना है। नाउ टेन्योर की बात करें तो कार्यकाल में यहां पर एक कंसर्न है। देखिए, पहले कार्यकाल यह था कि 5 साल कार्यकाल था, 5 साल और 65 साल, लेकिन उसमें थोड़ी चेंज लाए गए। आरटीआई एक्ट में 2019 में कुछ अमेंडमेंट लाए गए, अभी हम उसको दिखाएंगे आपको, वो एक पेज है। लेकिन उसमें वहां पे जो चेंज लाएगी उसमें बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अभी अथॉरिटी होगी कि आपको टेन्योर कितने साल का मिलेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, है ना। और यहाँ पर मैक्सिमम एज कितनी होगी, 65 साल होगी। तो यहाँ पर ये आपको समझना है कि जो कार्यकाल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका चेंज कर सकती है। दिस इज अप टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो कार्यकाल कितना रखना चाहते हैं। और यहाँ पर एक और चीज है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। आप रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल नहीं है। यदि आप इंफॉर्मेशन कमीशन है दोबारा इंफॉर्मेशन कमीशन नहीं बन सकते हैं, या आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो तो आपको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया सकता है। दैट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो अबाउट दैट। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, इंफॉर्मेशन कमीशन जो है कैसी बॉडी है, तो आप बताएंगे एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि आरटीआई एक्ट 2005 के माध्यम से इसका फॉर्मेशन किया गया। आप याद रखना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि यदि कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे बात करें नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन की बात करें, एससी कमीशन की बात करें, एसटी कमीशन की बात करें, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो कि इनका जिक्र प्रॉपर तरीके से संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में होता है। जैसे आर्टिकल 338 की बात करें तो वहां पर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में डिस्कस किया गया है, नेशनल
कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में आर्टिकल 338 ए में डिस्कस किया गया है, आर्टिकल 338 बी में नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास में डिस्कस किया गया है। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी। लेकिन यदि हम बात करें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें, दैट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी बिकॉज ये एक एक्ट के माध्यम से क्रिएट किया गया है, दैट इज द आरटीआई एक्ट 2005। पावर एंड फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे कि जो जो अपील है, कंप्लेंट्स हैं, उसके बारे में कमीशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आरटीआई एक्ट 2005 के माध्यम से, है ना। तो यहाँ पर यदि हालांकि सुमोटो लेने की बात भी होती है, सुमोटो का मतलब है खुद से इनिशिएटिव ले सकते हैं। हालांकि खुद से इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है बिकॉज समटाइम्स वी हैव सीन वेरी बिग क्वेश्चनेबल थिंग्स फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी साइड। बिकॉज जैसे देखिए तो हमारे देश में एज ऑफ नो होता है कि 10 बजे के बाद में 10 PM के बाद में लाउड स्पीकर जो है अलाउड नहीं होते हैं, है ना। लेकिन कई बार हमने देखा है कि जो एसडीओपी कार्यालय है, मतलब एसडीओपी मतलब सब डिविजनल ऑफिसर पुलिस, जो कि पुलिस का जो सब डिवीजन है, मतलब ब्लॉक में सबसे बड़ा अधिकारी होता है, तो वहां पर देखा है उसके सामने ही वहां पर रात को 11 बजे 11:30 बजे जो है वो लाउड स्पीकर चल रहा है एंड दे आर नॉट टेकिंग सुमोटो। उन्हें लगता है कौन वहां पर इतना इंटरफेयर करे। यदि किसी ने 100 नंबर पर डायल करके रिपोर्ट भी किया तो वहां पर क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन को भी बात बताते हैं कि हाँ आपकी कंप्लेन आई है, कंप्लेन इस आदमी ने किया है, तो उन दोनों में झगड़ा भी करा देते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ब्यूरोक्रेसी को जो लेना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कई बार नहीं लेते हैं एंड दैट द क्वेश्चनेबल थिंग्स। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस लाने की आवश्यकता है। एनीवे, यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो कमीशन है इसके पास सिविल कोड का पावर होता है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। दिस आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। 2019 में आरटीआई एक्ट 2005 में कुछ बदलाव किए गए। क्या क्या बदलाव किए गए, जरा इसके बारे में जान लेते हैं। पहला बदलाव आपको समझना है, देखिए पहले क्या होता था, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमीशन जो है इनका कार्यकाल होता है 5 साल का, लेकिन अब उसमें बदलाव किया गया। सेंटर जो है उसके पास में अधिकार दिया गया कि स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल पे जो इंफॉर्मेशन कमीशन अपॉइंट किए जाएंगे उसको कार्यकाल कितना देना है, दैट इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ सेंटर। सेंटर के पास अथॉरिटी है। दूसरा, सैलरी की बात करें तो बोला गया सीआईसी पे इक्विवेलेंट टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी, मतलब जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसकी सैलरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होगी, और बाकी जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं या स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनकी सैलरी बाकी इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होगी। तो ये बेसिकली पहले ये चीजें थी। और स्टेट का जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसकी सैलरी चीफ सेक्रेटरी के बराबर होगी, लेकिन अब उसे बदलाव कर दिया गया है। ये सैलरी और जो अलाउंसेस हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, मतलब जो पहले के नियम थे उसको चेंज कर दिया गया। तीसरा, डिडक्शन इन सैलरी। यहां बोला गया है कि यदि बाकी जो ऑफिसर्स हैं यदि ये पेंशन रिसीव करते हैं, बाकी जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स रिसीव करते हैं, तो उनकी जो सैलरी है उससे रिड्यूस होना चाहिए, अमाउंट इक्वल टू द पेंशन। अब इसमें देखा जाए तो इसमें प्रोविजन बदलाव, इस प्रोविजन को हटा दिया गया है। तो ये यहां पर कुछ नए बदलाव सन 2019 में किए गए हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आप ध्यान रखेंगे। इसका इंपैक्ट क्या है, अमेंडमेंट्स का कुछ महत्वपूर्ण चीजें बोली गई। जैसे पहला तो बोला गया डिलीगेटिंग इट्स मैंडेट टू द होम मिनिस्ट्री। इसके जो मैंडेट्स हैं होम मिनिस्ट्री को दिए गए। अब देखिए यहाँ पर कई सारे मामले ऐसे थे, जैसे कोविड-19 के दौरान जब नेशनल लॉकडाउन हुआ, वहां पर जब डेटा पूछे गए, या फोन टैपिंग के जो ऑर्डर्स हैं होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिए जाते हैं, बिकॉज होम मिनिस्ट्री के अंडर में बेसिकली ये सारी चीजें काम करती हैं। तो यहां पर देखा जाए तो कई बार होम मिनिस्ट्री जो है वो इंफॉर्मेशन रिलीज ही नहीं करती है, नॉट डिस्क्लोजर, कि हम जो है नेशनल इंटरेस्ट के मामले में इस इंफॉर्मेशन को रिलीज नहीं कर सकते। और कमाल की बात है, जो ग्राउंड दिया जाता है बहुत ही वेग होता है, मतलब ऐसा नहीं बहुत कंक्रीट स्टेप हो, कंक्रीट ग्राउंड हो कि नहीं नहीं ये रीजन है इसे कारण नहीं कर सकते। तो कई बार जो ग्राउंड दिए जाते हैं बहुत ही वेग ग्राउंड होते हैं। जैसे कोविड-19 के दौरान जो इंफॉर्मेशन रिलीज करनी चाहिए थी वहां पर बहुत ज्यादा ओपेक बिहेवियर देखा गया, मतलब बहुत ट्रांसपेरेंसी ऑलमोस्ट निग्लेजिबल देखी गई, बिकॉज हमारे देश में कितने सारी कैजुअलिटीज हुई हैं, डेथ हुई हैं, उसके इंफॉर्मेशन जो है या किस तरह से ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया गया पॉलिसीज को, उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया तो वहां पर जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए थी उस ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखी। दूसरा, वायलेशन ऑफ कार्डिनल रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बोलता है क्या, नो वन शुड बी जज इन देयर ओन कॉज। आप अपने खुद के मामले में जज नहीं हो सकते। अब सोचिए, मिनिस्ट्री को अकाउंटेबल करने के लिए हम मिनिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और कमाल की बात है आरटीआई एक्ट में दे आर सेइंग दैट कि ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते, डिस्क्लोजर इसका अलाउड ही नहीं है। हम इंफॉर्मेशन इसलिए मांग रहे हैं जिससे उस मिनिस्ट्री को हम अकाउंटेबल कर सकें, एंड मिनिस्ट्री इज सेइंग दैट वी विल नॉट गिव यू द इंफॉर्मेशन।
इसके अलावा एक और मामला है ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस फेयरली सिंपल टू एडजुडिकेट, मतलब पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है। अमेंडमेंट की बात करें तो अमेंडमेंट तो कर दिया गया, लेकिन एज ऑफ नाउ देखा जाए तो पेंडेंसी ऑफ द केसेस बहुत ज्यादा है। इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा न्यू हर्डल्स और सिटीजंस डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे सिटीजंस की जो डिमांड है अकाउंटेबिलिटी की, तो वहां पर भी एक नया हर्डल है। बिकॉज कई बार जो पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स होते हैं उसको डिनाई कर दिया जाता है, वहां पर बोला जाता है कि नहीं, इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। इसके अलावा प्रोटेक्शन अगेंस्ट इरिटेंट्स, कई बार देखा जाए तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो आरटीआई की जो इंफॉर्मेशन उसको रिजेक्ट करते हैं, कई बार उनको जिस तरह से पेनल प्रोविजंस मिलने चाहिए सेक्शन 20 के अंतर्गत, वो प्रोविजंस वो कई बार प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होता। मतलब जो पेनाल्टी लगनी चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं उनको वो पेनाल्टी कई बार नहीं लगाई जाती है। वैसे देखा है तो रूल ये बोलता है कि 90 दिन के अंदर अपील के जो केसेस है उसको रिजॉल्व हो जाना चाहिए। 30 दिन के अंदर यदि आप इंफॉर्मेशन नहीं देते तो माना जाएगा कि आप इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते। लेकिन जो अपील के केसेस हैं वो दिनों दिन चलते रहते हैं, और कमाल की बात है उसकी सुनवाई जिस स्पीड से होना चाहिए वो स्पीड से सुनवाई नहीं हो पाती है। सिविल रीजंस आर देयर, बोला जाता है कई बार हमारे पास मैन पावर की कमी है, दैट्स वन ऑफ द रीजन कि हम लोग अपील को प्रॉपर तरीके से, जो पेंडिंग केसेस हैं उसको प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। दैट्स वन ऑफ द कंसर्न राइट नाउ। तो ये रहा हमारा आरटीआई एक्ट के बारे में। दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द आरटीआई एक्ट 2005 और उसका जो इंप्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है उसको डिस्कस किया। जो नए अमेंडमेंट है 2019 के उसके बारे में याद रखना, बिकॉज यहां से क्वेश्चन एग्जाम बन सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में क्लॉज बाय क्लॉज जो डिस्कशन है वो पहले ही हो चुका है। डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।